गुड मॉर्निंग। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ये जो ई लेक्चर की सीरीज़ है अभी कार्ल मार्क्स पर जारी है। अपना पिछला लेक्चर हमने मार्क्स के वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल की व्याख्या पर लिया है, उसके बिंदु हमने देख लिए हैं। आज बात करेंगे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना की। तो देखिए, पहला पॉइंट तो जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि मार्क्स ने अपने दर्शन में सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में केवल संघर्ष को ही नियति या डेस्टिनी माना है। किसी हद तक मैं ये नहीं कह रहा वो पूरे गलत हैं, लेकिन समाज विज्ञान की एक बड़ी, आप इसको त्रासदी कह लें या चुनौती कह लें या इसका गुण कह लें, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वो ये है कि यहाँ संघर्ष के साथ साथ सामंजस्य भी चलता है। जैसे अनेक विद्वानों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि दोनों वर्गों, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग में जो संबंध हैं वो केवल और केवल शोषण पर आधारित नहीं होते, बल्कि इन संबंधों की पृष्ठभूमि में कई कार्य एक साथ कार्य करते हैं। कई कारक, कई सिद्धांत, कई संस्कृतियाँ, कई संदर्भ, कई सामाजिक परंपराएं, कई रीतियाँ, कई नीतियाँ, और उनका समुच्चय ये समूह बनता है। मार्क्स का पूरा जो कंसंट्रेशन है या उनकी पूरी एकाग्रता है वो केवल संघर्ष के ऊपर है, और वो इस बात की बिल्कुल खुलेआम घोषणा करते हैं कि इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक सिद्धांत जो मूल रूप से समाज विज्ञानियों ने दिया है वो ये कहते हैं कि समाज आज दुनिया में अस्तित्व में है ही इसीलिए क्योंकि ये समन्वय का प्रतीक है, केवल संघर्ष का नहीं। हाँ, समाज में संघर्ष चलते हैं, लेकिन वो संघर्ष समाज का अंत नहीं करते, और न ही उस संघर्ष के माध्यम से किसी एक समूह की दूसरे समूह पर एक घातक नियंत्रण स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया जाता है। अंततः समाज यदि शेष बचता है तो वो अपने सामंजस्य की क्षमता के आधार पर बचता है। जैसे साइंस में आपने, मैं समझता हूँ, पढ़ा होगा या आप जीके वगैरह की तैयारी यदि करते हो, आपने जरूर सुना होगा चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। या इस सिद्धांत में उन्होंने एक पार्ट ये दिया है कि जो अपने बदलते वातावरण के साथ खुद को एडजस्ट कर पाता है, ढाल पाता है, वो जीवित रहता है, बाकी नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, और यहाँ मैं आपको बता दूं, मार्क्स पर डार्विन का बड़ा प्रभाव है। अपने अध्ययन में वो डार्विन के कई फॉर्मूलों को, कई सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और उनको समाज विज्ञान में लागू होने की परिकल्पना करते हैं। लेकिन मार्क्स यहाँ पर इस बात को भूल जाते हैं कि जो जीवित रहते हैं उनकी लड़ने के स्थान पर जो सामंजस्य की क्षमता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो पहली आलोचना ये है कि समाज का जो निर्माण है, समाज की व्यवस्था है, उसमें संघर्ष से ज़्यादा मात्रा में सामंजस्य विद्यमान रहता है, चाहे वो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में ही क्यों ना हो। अगला बिंदु, ये भी आलोचना समाज विज्ञानियों ने की है, सोशलॉजिस्ट ने की है, कि मार्क्स ने केवल सारे के सारे समाज को दो वर्गों में बांट दिया है, बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग और अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग। लेकिन वो ये कहते हैं कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं है, समाज में और भी बहुत से वर्ग विद्यमान हैं जिनमें आपस में संघर्ष है, तालमेल नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है, वो आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। मार्क्स उनकी उपेक्षा करते हैं, और इस कारण उनका ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो थोड़ा अपूर्ण और अधूरा प्रतीत होता है। अगला बिंदु, सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं है। देखिए, इस चीज को आप थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा।
समाज में समान कार्य करने वालों को एक श्रेणी कहा जाता है, एक क्लास, एक ग्रुप मान लीजिए इसको आप। भाई जैसे मजदूर हैं, मजदूर भी कई किस्म के होते हैं। कपड़ा मिल में जो काम करते हैं, लोहे की मिल पे जो काम करते हैं, किसी अन्य कार्य से जो जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग लोग हैं और इनके समूह भी अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अलग अलग समाजों में इनकी स्थितियां और परिस्थितियां ये भी अलग अलग होती हैं। तो इनको केवल आप ये मान लें आर्थिक आधार पर आप सामाजिक विभाजन कर रहे हैं, तो ये ना तो साइंटिफिक कहलाएगा ना जस्टिफाई कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति जो हीरे की कटिंग करता है, एक जो सुनार है और एक जो लोहार है, ये तीनों ही व्यक्ति धातु का कार्य कर रहे हैं। लोहा, सोना और हीरा तीनों धातु हैं। लेकिन क्या इन तीनों के काम करने वालों को आप एक श्रेणी में रखेंगे? या क्या इन तीनों के बीच में कोई तालमेल बन सकता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि मार्क्स के आलोचक ये कहते हैं कि सामाजिक वर्गों को आर्थिक आधार पर बांटना सही नहीं है। ये मार्क्स की एक आलोचना है। अगला बिंदु ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग का मानसिक नेतृत्व लेकर आता है। अब आप समझें इस चीज को। मजदूरों की समस्याएं हम मान सकते हैं एक सी होती है, ठीक, मार्क्स के मुताबिक हम उनकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। दूसरा बिंदु, उसके लिए उनके पास संघर्ष एकमात्र नारा है। चलिए, लेकिन संघर्ष करने के लिए एक वैचारिक ढांचा चाहिए होता है। एक तरफ मार्क्स कह रहे हैं उनके पास शिक्षा के साधन नहीं है, वो आर्थिक रूप से तो कमजोर हैं ही, मेडिकल फैसिलिटी उनके पास नहीं क्योंकि पूंजीपति उनका शोषण कर रहे हैं। यदि ये सारी स्थितियां हैं, मौजूद हैं मार्क्स के मुताबिक, तो ये संगठित होकर क्रांति कर कर यदि पूंजीपतियों को हटाते भी हैं, तो इनके पास हटाने के बाद का जो प्रोग्राम है या जो कार्यक्रम है वो क्या होगा और इनमें से कौन तय करेगा? क्योंकि इनकी वैचारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और बाद में व्लादिमीर लेनिन ने, जो 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के नायक थे और बाद में सोवियत संघ के महासचिव बने, उन्होंने इस बात को माना भी कि मजदूर क्रांति तो कर सकते हैं, लेकिन उनको क्रांति किस तरह करनी चाहिए, किस योजना के तहत होगी और उसके बाद कार्यक्रम को से फलीभूत किया जाएगा, ये कार्य करना उनके बस की बात नहीं है। उसके लिए उन्हें एक वैचारिक नेतृत्व चाहिए होगा, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप, और वो उनको देगा बुद्धिजीवी वर्ग। जबकि मार्क्स के चिंतन में बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत बड़ा स्थान नहीं है। तो सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है, इसके लिए मार्क्स ने अनंत समय दिया है। आप याद कीजिए, जब हमने इतिहास की आर्थिक व्याख्या पढ़ी है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद उनका जो अधिनायकत्व है, इसको मार्क्स ने हालांकि एक ट्रांजिशन फेज कहा है, लेकिन वो इसकी कोई समय सीमा तय नहीं करते हैं। इसके बाद साम्यवाद आएगा, इसके बाद कम्युनिज्म आएगा, लेकिन साम्यवादी वर्ग की जो तानाशाही है, इस पर लीडरशिप किसके हाथ पे होगी? और यदि वो एकेडमिक बंदे नहीं हैं, व्यवस्था हाथ से निकल जाएगी। तो यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग की जो उपेक्षा मार्क्सिज्म में हुई है, ये भी उनकी आलोचना का एक विषय, एक कारण बनती है। अगला बिंदु, ये जो दो वर्ग बने हैं ना, ये राष्ट्रीयता को बढ़ावा देते हैं। देखिए, विपदा जब आती है ना, मुसीबत जब आती है, तो ये सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग एक होकर राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे इतिहास में, जब समाज के संपन्न तबके ने, जिसको मार्क्स ने पूंजीपति तबका कहा है और ये कहा है कि ये विपन्न वर्ग के लिए कुछ नहीं करेगा, केवल शोषण करने के लिए पैदा हुआ है,
और केवल क्रांति के माध्यम से इनको हटाया जाना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जब इस पूंजीपति वर्ग ने संकट के समय इस सर्वहारा वर्ग की सहायता की है। राष्ट्र पे कोई संकट आया है तो ये दोनों वर्ग साथ मिलकर लड़े हैं, संघर्ष किया है और राष्ट्रीयता की भावना को इन्होंने प्रेरित किया है। इनमें सामंजस्य स्थापित हुआ है। अगला बिंदु, जो इसका आखिरी बिंदु है आलोचना का आज का हमारा, सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। इतिहास में ऐसे आपको दसियों उदाहरण मिल जाएंगे जब वर्ग सामंजस्य, वर्ग सहयोग से, पारस्परिक तालमेल से समाज आगे बढ़ा है। केवल वर्ग संघर्ष या समस्त इतिहास को आप वर्ग संघर्ष के इतिहास के रूप में रेखांकित या मूल्यांकित नहीं कर सकते। और यदि कर भी लेते हैं, मार्क्सवादी दर्शन को बिल्कुल एक धार्मिक पुस्तक की तरह मानते हुए, तो भी आप उसको न्यायोचित, जस्टिफाई सिद्ध नहीं कर सकते। धन्यवाद।